गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन स्टडी करेंगे। बट यहाँ लाइन की जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, वेक्टर फॉर्मेट में होगी, क्योंकि हम चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं वेक्टर, थ्री डायमेंशनल वेक्टर। बट यहाँ स्टूडेंट्स दो कंडीशन होगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये इफ बोथ लाइन आर पैरेलल, यानी दोनों लाइनें जो दी हो, सपोज कर लो कि वो दोनों कैसे दी, पैरेलल। एक कंडीशन ये हो गया, तब डिस्टेंस निकालना होगा। दूसरा कंडीशन होगा इफ बोथ लाइन आर स्क्यू लाइंस। कैसे लाइंस? स्क्यू लाइंस। अब दिमाग में आएगा आपके साथ स्क्यू लाइंस क्या होता है। तो स्क्यू लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है, ध्यान से सुन लो इसको। दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। कोई अगर दो लाइनें हो और वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती, कैसे नहीं करती हूँ, एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करती हूँ, मतलब कट ना करती हूँ, और दूसरी चीज वो पैरेलल भी ना हो। दो कंडीशन जो फॉलो करेगी दो लाइनें, उनको हम कहेंगे स्क्यू लाइंस। तो ये पॉसिबल कब है, ये पहले समझ लो। अगर ये बोर्ड, जैसे मैंने कहा ये बोर्ड है, इसमें दो तरह की लाइनें ड्रा की जा सकती है। एक तो पैरेलल होगी जो दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, और दूसरा जो पैरेलल नहीं होगी, ऐसे होगी। तो अगर पैरेलल नहीं है तो श्योर ये कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेगी। जैसे मान लो ये आगे बढ़ा दो ऐसे, कहीं ना कहीं ये इंटरसेप्ट देखो यहाँ करेगी। क्लियर समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ दो कंडीशन कैसे फॉलो करेगा, तो यहाँ थ्री डायमेंशनल पढ़ लो, एक्स वाई जेड। इसका मतलब वो कैसे होंगे, नॉन कोप्लेनर होंगे। इसका मतलब वो दोनों लाइनें एक ही प्लेन में नहीं होंगी। तभी ये दो कंडीशन फॉलो कर सकती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो और इंटरसेप्ट भी ना करें, तभी हम इसको स्क्यू लाइंस कहेंगे। आइए मैं एक डायग्राम से आपको समझाता हूं स्क्यू लाइंस कैसे बन सकती है। तो मैंने क्या किया, यहां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बना लिया। देखो वाई एंड जेड। अब मैं यहां एक क्यूब बनाने जा रहा हूं। देखो मैंने ये बनाया दिस हियर। अब ये ऐसे मैंने क्यूब बना लिया, देखो ये क्लियर, ये मैंने क्यूब बनाया। अब इसमें ध्यान से देखो, मैं यहां दो लाइनें ड्रा करने जा रहा हूं। पहली लाइन देखो कैसी, किस पॉइंट से पास करती है। पहली लाइन आपका मैंने इस पॉइंट से पास कर दिया, देखो ये पॉइंट और ये इस पॉइंट से, ये यहां से पास कर। अब यहां सेंटर से पास करे या ना करे इससे मतलब नहीं। ये देखो इन दोनों लाइनों से पास कर, ये कोई जरूरी नहीं कि सेंटर से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो लाइनें पास कर रही। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन को मैंने क्या मान लिया, दूसरी लाइन ये मान लिया कि ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रही। तो ये देखो जो अपर सरफेस होगा उस, यानी ये तो ऊपर वाले प्लेन पे, जैसे कोई क्यूब ले लो, जैसे ये बुक ले लिया आपने, तो ये तो यहां से पास कर रहा है। ये चीज का समझ में आ गई। और दूसरी क्या है, इसके नीचे वाले पोर्शन से ले, देखो दूसरे के ऊपर तो ये प्लेन हो गई, ये दूसरे वाले में, लेकिन यहां साइड से पास कर दिया ऐसे, यानी देखो यहां से लेकर के यहां पास कर दिया, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक, तो ये दोनों लाइनें जो हो गई ना तो कभी पैरेलल होंगी और ना ही कभी दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगी। तो ये कैसे होगी, स्क्यू लाइंस होगी। तो इनमें से एक लाइन का क्वेश्चन मैंने क्या मान लिया, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। दूसरे लाइन का भी क्वेश्चन मैंने माना r इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा, या कोई अदर स्केलर लिख दिया मैंने, म्यू b2। ये चीज समझ में आ गई। तो वही दो लाइनें लिखी। तो मैं दैट फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी डिस्टेंस हम कैसे पता करते हैं। तो यहां जैसे देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। a1 सपोज करो कि a1 ये था आपका, यानी a1 जो पोजीशन वेक्टर बताता है जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो इसके लिए, और a2 इसके लिए। तो इस लाइन को मैंने st मान लिया। अब मैंने चैप्टर जब 10 आपको बताया, फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो, किसी वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी लाइन की हम प्रोजेक्शन वेक्टर पता करते हैं। और वो कैसे था, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं कि ये लाइन है, अगर इसका प्रोजेक्शन वेक्टर पता करना है तो पहले मैंने कोई वेक्टर ले लिया, ये मान लिया AB वे वेक्टर है इस लाइन की, L लाइन की, जो सिग्नल थीटा बनाती है। ठीक, अब यहां मैंने मान लिया कि ये इस लाइन पर एक वेक्टर है P, क्या है P। तो इस P वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो होगी AB cos थीटा, AB cos थीटा। तो ये जो P वेक्टर है वो किस लाइन पर, L लाइन पर है। तो ये जो P की वैल्यू मैंने लिखी, यही इस L लाइन की प्रोजेक्शन वेक्टर कहलाएगी, लेकिन किस पर, ऑन द वेक्टर AB पर। तो यहां जो मैंने कहा, ये क्यों कहा इसके लिए, देखो ST कौन सी लाइन थी बता दिया।
तो यहाँ डिस्टेंस कौन सा पता करोगे? डिस्टेंस वो इस लाइन से क्या कनेक्शन रखेगा, यानी जो A1 और A2 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे वो इनसे क्या कनेक्शन रखते हैं। तो ये जो ST है ये A1 A पॉइंट हो गया सपोज कर लो, इसका पोजीशन वेक्टर था, ये S जो था A2 का पोजीशन वेक्टर था। तो जो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच के निकालेंगे वो किसके इक्वल होगा? वो जो ST मैंने पॉइंट लिखा, ये लाइन लिखा, ST के प्रोजेक्शन वेक्टर के इक्वल होगा। फिर से समझ लो, मैंने कहा जो इन दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, अभी फार्मूला नहीं बताया, फार्मूला बताने जा रहा हूं, वो किसके इक्वल होगा? वो जो ST है, और ST कौन सी लाइन थी? ये A पॉइंट की लाइन थी जिसका A आपने लिखा, ये S जो था ये A2 के लिए पॉइंट था। तो वो ST का जो इस तरफ से प्रोजेक्शन वेक्टर निकालते हैं उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी, क्लियर, वो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएगा। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जितना आएगा वो इसके प्रोजेक्शन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्लियर? खैर यहां से कोई मतलब नहीं, बस मैंने यहां डिफाइन कर दिया। तो अब उसका फार्मूला क्या होता है? मैंने मान लिया लेट हियर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, हियर D ये मान लिया मैंने। देखो मैं फार्मूला कैसे लिखूंगा, डायरेक्ट फार्मूला बताने जा रहा हूं। D इज कर दो, और D मैंने क्या माना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, D इज कर दो। तो जो फर्स्ट लाइन की डायरेक्शन बता रही थी, सेकंड लाइन की डायरेक्शन बता रही थी, वो थी यहां B1 और B2। तो यहां आप लिखते हैं B1 क्रॉस B2, यानी जो डायरेक्शन बता रही है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहां डॉट लिखते हैं, और यहां जो लिखेंगे A2 माइनस A1। अब फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो डायरेक्शन जो शो करता था लाइन की, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। ओके, अब ये क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्मेट में भी दिया हो सकता है। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कार्टेशियन फॉर्मेट में A1 कैसे फाइंड करते हो, A2 कैसे फाइंड करते हो, B1 कैसे फाइंड करते हो, B2। तो यहां इंपॉर्टेंट जो रहेगा A1 A2 B1 B2 फाइंड करना, और ये फॉर्मूला लर्न करके रखना। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब इसकी लाइंस होगी। अब दिमाग में आएगा सर क्वेश्चन जब एग्जाम में दिए होंगे तो क्या वहां लिखा रहेगा कि दिस इज टू लाइंस आर पैरेलल लाइन? नहीं, कभी नहीं लिखा रहेगा, हो सकता है कि ना लिखा हो। तो कैसे पता करोगे? ये जो B1 और B2 जैसे लाइन लिखा है लिख दिया जाएगा फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो यहां लैम्डा और म्यू जिसके साथ होगा वो डायरेक्शन को बताएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इन दोनों को चेक करो, क्या ये देखो क्या वो प्रोपोर्शनल तो नहीं है? तो अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या है प्रोपोर्शनल, ये दोनों नहीं है, तब वो इक्विवेलेंस होगा। अब दिमाग में अगर सर प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा? तब वो पैरेलल होगा। पैरेलल चलिए देखो यहां लिखा हुआ है। तो सेकंड केस आप स्टडी करते हैं, फर्स्ट कंडीशन फिनिश हो गई। सेकंड कंडीशन कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो इक्वेशन देखकर ही आपको पता चल जाएगा पैरेलल क्यों, कि लैम्डा बी वेक्टर एंड म्यू बी वेक्टर, यानी यहां दोनों सेम होंगे या सेम नहीं होंगे। तो मैंने कहा B1 और B2 जो लिखा होगा अलग अलग, उन दोनों का देख लो, वो श्योर, अगर जैसे मान लो B1 और B2 मैंने अलग अलग लिख भी दिया तो वो वहां कैसे होंगे? लैम्डा इक्वल टू B2 होगा, यानी कोई चीज कॉमन करने पर B1 और B2 में कनेक्शन नहीं, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। खैर वैसे एग्जाम में आपका ये दोनों सेम ही लिखे रहेंगे, बट सेम नहीं लिखा है तो इस बार से चेक कर लो, क्लियर? अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है देन पैरेलल। तो अब इसके लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हो? यहां स्टूडेंट्स, यहां भी मैंने मान लिया कि लेट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन में D, यहां भी D मान लिया। A1 A2 क्लियर कर लोगे। अब भाई B1 B2 इसलिए नहीं लिखा गया कि दोनों पैरेलल, तो कोई एक D यूज करो। तो यहां डिस्टेंस D इक्वल टू आप लिखते हो B1 B2 तो है नहीं, तो केवल B लिखोगे और फिर क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे, एंड हियर A2 माइनस A1 here and with magnitude and here B magnitude। समझ में आ गया? क्योंकि दोनों का भी सेम होगा तो B लिखोगे, फिर क्रॉस लिखोगे एंड A2 माइनस A1 अपॉन B मैग्नीट्यूड आ गई। तो टोटल मैग्नीट्यूड इसलिए लिख दिया जाता है क्योंकि वो नेगेटिव उसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो ये समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 11.2 में स्टूडेंट्स जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला मैंने बताया उसमें 4 क्वेश्चन है। कौन कौन से? 14, 15, 16 एंड 17। तो 14 चलिए आइए पहले 14 ही हम देख लेते हैं। कह रहा था फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल दिस।
तो देखो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि दिस हियर स्क्यू लाइंस आर पैरेलल लाइन, तो मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ लैम्डा देख लो, लैम्डा के साथ जो लिखा होगा वो डायरेक्शन को बताएगा, ये b1 हो गया आपका, और ये म्यू के साथ ये जो हो गया ये b2 हो गया। तो इन दोनों को सबसे पहले रफ वर्क थोड़ा सा कर लो, देखो फार्मूला मैंने यहाँ लिख रखा था तो फार्मूला रीड कर दे रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा रफ वर्क कर लो, ये आपका है a1, ठीक है, एंड ये क्या है आपका b1 एंड दिस हियर a2 एंड दिस हियर b2। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले थोड़ा सा रफ वर्क मैंने कहा करोगे, देख लो ये b1 जो भी है i - j + k, और यहाँ क्या है 2i + j + 2k। क्या b1 इक्वल कभी b2 के होगा या कोई भी नंबर नहीं होगा, क्लियर? तो यहाँ प्रोपोर्शनल नहीं है इसलिए ये स्क्यू लाइंस, तो वो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज मैं सीधा डिस्टेंस फार्मूला फॉलो कर रहा हूं, आप a1 b1 a2 b2 समझ गए, देन ये डिस्टेंस d आप कंसीडर कर लोगे, देन t इज करोगे, आप लिखोगे b1 क्रॉस ऑफ b2, फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, एंड डॉट हियर a2 - a1 अपॉन हियर b1 क्रॉस b2 विद मैग्नीट्यूड एंड होल मैग्नीट्यूड। तो चलिए यहां हर एक वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले b1 मैंने बता दिया, ये b2 है आपका, ये a1 है, ये a2 है, तो b1 क्रॉस b2 निकालते हैं, b1 क्रॉस b2, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग आप निकालते हो, लिखते हो i j एंड k। ये b1, i का कंपोनेंट यहां क्या है 1, j का कंपोनेंट क्या है -1, और k का कंपोनेंट क्या है ओनली 1। समझ में आ गया? तो क्या आपको मैंने ये बता दिया कि ये कौन सा वेक्टर है, ये b1 होगा। b2 क्या है, ये है b2, देन 2 i कंपोनेंट एंड j हियर 1 एंड k हियर 2, ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना बता रखा है, आप i पहले लिखोगे एंड नाउ राइट हियर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल क्रॉस करो, तो यहां बना -1 1 1 2 एंड z हियर -z आपको लिखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम, तो 1 एंड 2 3 आ गया, इन रो और कॉलम को ऐड कर दो और आ जाएगा देन माइनस, एंड दिस कैंसिल करो तो क्या मिला 1 2 1 2 एंड प्लस हियर k, देन दिस कैंसिल हियर, यहां प्लस क्यों लगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 3 एलिमेंट 4 इवन आ गया, देन प्लस, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्रॉस किया 1 2 आ गया -1 1। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये -2 हो गया, इससे इसको मल्टीप्लाई करो और माइनस के साथ लिखो -1 एंड -j, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड प्लस k हियर 1 1 जा 1, ये -2 आ गया और एक माइनस पहले से आप लिखते हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको -3i कैप 0 हो गया, ये 0j कैप, अब यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी लिख सकते हो आप, एंड 2 and 1 3 k कैप, क्लियर? ये 3 k कैप आ गया। b1 क्रॉस b2 आपने निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, चलो यहाँ मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं, दिस मैग्नीट्यूड यूनो स्टूडेंट्स आप जानते हो, i का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर करते हो तो -3 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 9, j का इसको प्लस करके करोगे स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 ही आएगा, और 3 का स्क्वायर मींस 9, तो क्या हो गया 18 मींस 2 into 9, तो इसको लिख सकते हो 3√2, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। दूसरी चीज मुझे a2 - a1 भी निकालना है, a2 - a1, a2 दिस हियर, दिस हियर, ये a2 और ये क्या है a1 है पूरा ये, तो a2 में से a1 को माइनस करना है, तो हमें क्या करना है i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ माइनस करना है। a2 पहले लिखा हुआ, सो 2 - 1 देखो यहां से, तो 2 - 1i एंड प्लस j क्या है -1 और फिर इसको माइनस करना है -2 मींस -1 -2 हियर j एंड k हियर -1 एंड -1 एंड -1 एंड हियर k, तो आपको a2 - a1 क्या मिल गया ओनली i -3j एंड -2k। दूसरा चीज मुझे इन दोनों का डॉट भी निकालना है, तो डॉट निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 -
a1 दिस इक्वल डॉट के लिए i डॉट i क्या होता है 1 बट i डॉट j i डॉट k क्या होता है 0। तो डॉट के लिए आसान है, i की कंपोनेंट को i के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो। तो b1 क्रॉस b2 ये निकाला था आपने, ये आया था, ये था आपका b1 क्रॉस b2, ये था आपका क्लियर। तो देखो 1 इंटू -3 या -3 इंटू 1 देखो, उससे कोई मतलब नहीं, -3 इंटू 1 प्लस j एंड j ये मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा और k -2 है और b2 का -2 एंड तो +-2 इंटू 3 तो आपको जो मिला -3 0 एंड -6 इट मींस -9। ये इसका मैंने डॉट निकाल लिया, क्या आ गया -9। अब चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सारी वैल्यू मैंने निकाल ली। तो देखो d इक्वल क्या मिलेगा आपको b1 क्रॉस b2 इनटू डॉट हियर दिस, ये आपने फाइंड किया -9 आ गया एंड b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया, देखो ये कितना आया 3√2 आ गया 3√2। और देखो ये डिटरमिनेंट इसीलिए ये मैग्नीट्यूड है इसीलिए लिखा गया है, या मॉडल्स कह लो कि जो भी वैल्यू का नेगेटिव आए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव उसको बनाओ। तो 3 1 जा 3 3 इज 9, तो इट मींस क्या मिल गया आपको 3√2, ये आंसर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एक नई क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आप सॉल्व कर लोगे, सेम एज 14, जैसे 14 था देखो सेम क्वेश्चन लिखा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, बस वहां ये डिजिट बदल लिए गए 16 में। देखो यहां भी सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका a1 ये पूरा, और ये क्या हो गया b1 बिकॉज़ b स्केलर तो स्केलर के साथ है r दिस, ये हो गया आपका a2 और ये जो हो गया वो क्या हो गया b2 वेक्टर। अब सबसे पहले मैंने कहा वही चेक करो क्या चीज कि क्या ये दोनों b1 और b2 प्रोपोर्शनल तो नहीं है। तो देखो i -3j + 2k ये प्रोपोर्शनल नहीं, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल देखो प्रोपोर्शनल एक ही नजर में आपको पता लग जाएगा कैसे, जैसे लिखा था i -3j + 2k, ठीक है, ये था आपका b1 और b2 समथिंग कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे समथिंग ये लिखा होता 2i -6j + 4k। इसका मतलब इसमें देखो एक ही नंबर कॉमन कर लिया, 2 अगर मैंने यहां कॉमन कर लिया i -3j + 2k, क्या सेम वही बन गया ये, तो b1 और b2 प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी किसी एक फिक्स नंबर से, अब यहां 2 कोई जरूरी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है, तो बस i के कंपोनेंट को इससे कंपेयर करके देखो 1 ये क्या है 2 है तो 2 टाइम्स किया गया, ये 3 है तो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, नहीं है तो इसमें क्या हो गया, ये कैसे नहीं है पैरेलल नहीं है, तो फिर इसमें वही फार्मूला फॉलो करोगे। ओके तो अब सॉल्व कर लोगे आप, क्योंकि मैंने सब बता दिया। सेम एज क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17 में लिख लेते हैं सेम एज 14 और 16 की तरह से, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है इसमें। क्या जैसे क्या लिखा हुआ r = 1 - ti + t - 2j 3 - 2t एंड दिस, यहां भी स्टार्टिंग डिस्टेंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और 16 में कैसा था, वहां डायरेक्ट लिखा था r = a + λb वेक्टर, बट यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, ये उस फॉर्मेट में नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मेट में इसको चेंज कर दे रहा हूं, बाकी सॉल्व आप खुद कर लेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिखा i से मल्टीप्लाई किया, जिसके साथ जो लैम्डा जो वहां होता था कोई स्केलर होता था, यहां स्केलर वो है t, तो मैं क्या करने जा रहा हूं i j k को जिसके साथ t नहीं है उसको मैं लिखने जा रहा हूं अलग। जैसे इस i से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा i, और इस j से इस -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा -2j, और इस k से जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो +3k। ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि स्केलर जो होता था लैम्डा या म्यू वो जो डायरेक्शन बताता था उसके साथ होता था। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो, इसमें जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा t आएगा, तो मैं यहां प्लस लगा के ऐसे लिखते जा रहा हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे t मैंने कॉमन कर लिया, t यहां बाहर लिख दिया ऐसे देखो, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -i, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे t मैं कॉमन कर चुका हूं ओनली +j हो जाएगा, और इससे जब कॉमन करोगे t बाहर कर चुका हूं ओनली -2k हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया a वेक्टर हो गया, आपका ये जो पूरा हुआ वो b1 वेक्टर हो गया, ये a1 हो गया, ठीक है। ऐसे इसको भी सिंपलीफाई कर लेते हैं, r =
देखो जिसके साथ s नहीं है, s जैसे म्यू यूज किया जाता है वैसे यहाँ s यूज किया गया है। तो i से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा i कैप, j से इसमें करोगे तो माइनस j, जिसमें मैंने कहा s नहीं है उसी को लिखो यहाँ, k से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के आएगा, लेकिन यहाँ आगे माइनस लगा था तो वो माइनस के हो जाएगा। ठीक, ये कैसे लिखा क्लियर समझ में आ गया। दूसरा जिसमें s है, इस टर्म में है, इस टर्म में है और इस टर्म में, s में कॉमन कर लेना, वो प्लस लिखा s मैंने कॉमन कर लिया, तो इससे इसको जो मल्टीप्लाई करोगे s i आएगा, s बाहर कर चुका हूं ओनली i है i, j की बात कर 2sj हो जाएगा, s को बाहर कर चुका हूं ओनली हियर 2j, k से मल्टीप्लाई करो माइनस 2sk इसमें आएगा, s बाहर कर चुका हूं ओनली माइनस 2k। तो ये पूरा जो हो गया आपका a2 वेक्टर हो गया, ये पूरा जो हो गया वो हो गया b2 वेक्टर। समझ में आ गया। अब सेम एज जैसे 14 16 सॉल्व किया आपने, सेम एज जैसे इसको भी सॉल्व करना है, तो आप कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला में थोड़ा सा काम लिख दे रहा हूं। फार्मूला आपका था क्या, d सपोज d मैंने मान लिया कि रियल डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, d इक्वल टू ये b1 और b2 देख लो, प्रोपोर्शनल तो नहीं है, नहीं है, तो यहां भी इस टू लाइन का ही फार्मूला फॉलो करना है। कौन सा फार्मूला, b1 क्रॉस b2 and dot here a2 minus a1 upon here b1 plus b2 magnitude and whole magnitude of this, ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 को मैं बाद में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमको 14 16 एंड 17 ये जो लाइन के क्वेश्चन थे वो सब वेक्टर फॉर्मेट में थे, बट क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो यहाँ मैं एक ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि मैं ए बी यहाँ फाइंड करना बता दे रहा हूँ। सबसे पहले जब भी कार्टेशियन फॉर्मेट में लाइन की क्वेश्चन दी तो सबसे पहले एक बार दिमाग में उसको रिवाइज करो कि वेक्टर फॉर्मेट और कार्टेशियन फॉर्मेट क्या होता था। तो कार्टेशियन फॉर्मेट हम ऐसे लिखते थे x माइनस x1 अपान a, y माइनस y1 अपान b, z माइनस z1 अपान c। यहाँ a जो होता था a वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस y1j प्लस z1k, और b जो वेक्टर होता था ai प्लस bj प्लस ck, यही तो होता था। तो हम यहाँ x y z सभी पॉजिटिव होने चाहिए, सभी कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। पहले क्वेश्चन में चेक किया x y z ऑल हियर पॉजिटिव, कोएफिशिएंट हियर 1। तो देखो इसको इससे कंपेयर करोगे, यहाँ आपका a1 क्या होता था, a वेक्टर हियर x1i प्लस y1j प्लस c1k z1k। तो यहाँ भी देखो इसको जब कंपेयर करोगे तो यहाँ मैं a और b बता दे रहा हूँ, यहाँ a1 क्या आएगा आपका, इसको कंपेयर करोगे इससे तो a1 हियर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस होता था तब आप x1 लिखते थे, तो प्लस इसका मतलब माइनस i, फिर देखो यहाँ भी प्लस इसका मतलब माइनस j, मतलब जो साइन होगा प्लस है तो माइनस करके लिखो, माइनस है तो प्लस, देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस करके लिखा, और ये भी आपका माइनस k हो गया, ये आपका a1 निकला है इससे। b1 क्या होगा, ai, यहाँ b वेक्टर जो मैंने कहा क्या लिखते थे ai प्लस bj प्लस ck, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7i प्लस 6j एंड प्लस ओनली k, ये हो गया इसके लिए। इसके लिए चलो कंपेयर इसी तरह से करते हैं, तो इसके लिए क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x y z ऑल हियर पॉजिटिव, कोएफिशिएंट हियर 1, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ जो a2 वेक्टर होगा स्टूडेंट्स इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस में है, माइनस में माइनस में, इसका मतलब 3i प्लस 5j प्लस 7j, 3i प्लस 5j प्लस 7j, एंड b2 वेक्टर हियर, b2 यहाँ क्या होगा 1, इट मींस i हियर माइनस 2j एंड प्लस k, ये हो गया वैल्यू। अब फिर वही जो आपने 14 15 16 में फॉर्मूला यूज किया, 17 में यूज किया, वही 15 में यूज करना है। अब आप फॉलो कर लेंगे, बस यहाँ देखना एक चीज है कि b1 और b2 कहीं ये कैसे इतना हो पैरेलल हो, तो ये भी पैरेलल नहीं, इसका मतलब इसमें भी इक्विवेलेंस का फार्मूला फॉलो करना है। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 11.2 3 वीडियो में कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स।